नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग अब सीटी स्कैन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों से लोग जूझ रहे हैं। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इन विभिन्न सवालों के जवाब जानने की कोशिश की हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी से, जिनसे बात की है हमारी सहयोगी स्नेहा ने। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया। ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे अब पूछ रहे हैं ये खत्म कब होगा, केसेस का पीक कब होगा इंडिया में, और पीक के बाद जाहिर है डिक्लाइन भी होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग में वो पीक कब एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम देखें तो एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसलिए हम कई अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे। अगर हम अभी वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहाँ पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। केसेस कम हो जाने चाहिए सर। केसेस कम होंगे, लेकिन वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाएँ, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सर, वैक्सीनेशन डोजेस के शॉर्टेज की बात की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जुलाई तक ये शॉर्टेज रहेगा। ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये कंसर्न है, और ये कंसर्न पहले से ही कुछ लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट और की ज़रूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल्स बढ़ जाएं, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाएं। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, सेकेंड वेव का शायद आपको आइडिया था, लेकिन क्या आपको ये आइडिया था कि 4 लाख केसेस से ज्यादा एक दिन में हमारे देश में देखा जाएगा? तो सेकेंड वेव का बहुत लोगों को आइडिया था, बहुत लोग सेकेंड वेव की बात भी कर रहे थे। लेकिन दो चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला
और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा दो चीजें हुई हैं। एक तो केसेस एकदम बड़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई है। और हम अब पूरी तरह से लगे हैं, हर हॉस्पिटल लगा हुआ है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं जिससे और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएं। डॉक्टर गुलेरिया, हेल्थ केयर सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर पाया, इस वजह से हम देख रहे हैं कि मृत्यु भी जैसे बढ़ रही है। दिल्ली में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वायरस की वजह से मर जा रहे हैं। इस वजह से क्या आपको ऐसे लगता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को और रोबस्ट करने के लिए और तैयार करने के लिए हमें एक पॉज की जरूरत है? इस वजह से डॉक्टर्स कहते हैं हमें ब्रेक दो, हमें ब्रीदर दो, एक लॉकडाउन लगाओ ताकि केसेस कम हो और सिस्टम पर प्रेशर कम हो। क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। एक चीज तो ये है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाना है, चाहे फील्ड का हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे आईसीयू बेड्स की हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करने की जरूरत हो। लेकिन साथ साथ हमें अपने जो केसेस हैं वो कम करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा रेट ऑफ राइज ऑफ केस जो है वो बहुत रैपिड है और इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। उन केसेस को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोकें। वायरस आफ्टर ऑल ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही फैलता है। ये अगर हम लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों के क्राउड्स बंद कर दें, तो वायरस फैल नहीं पाएगा और अपने आप केसेस कम होंगे। इसलिए एक टाइप का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। उसको हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स देख सकते हैं जिससे लाइव्स के साथ साथ लाइवलीहुड ना सफर करे। डेली वेजेस जो लोग हैं उनकी हम देखभाल कर सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज साथ साथ चलें, और एक क्राइटेरिया बनाएं। जैसे हम कहते हैं कि केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो या आपके 60% से ज्यादा बेड्स अगर भर गए हैं कोविड वाले, तो आप वहां पे एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करो और 2 हफ्ते का लॉकडाउन करो। वीकेंड लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीच जो आप बीच में टाइम देते हो मिलने के लिए, उससे तो केसेस फिर फैलेंगे। नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। रात को आपने पार्टीज नहीं अलाउ की लेकिन दोपहर को पार्टीज अलाउ कर दी, तो एक ही बात हो गई। तो इसलिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे आपके केसेस बहुत ज्यादा हैं, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है या हॉस्पिटल बेड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे। और तीसरी चीज, हमें वैक्सीनेशन एग्रेसिवली करनी चाहिए। तो अगर हम ये 3 चीजें करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स को पूरा सपोर्ट करें, केसेस कम करें विद ग्रेडेड लॉकडाउन, और वैक्सीन को बढ़ाएं, तो इससे हम अपने केसेस भी कम कर सकते हैं और अपने डेथ रेट भी कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, कई लोगों का ये कहना है, आपने कहा कि सीटी स्कैन इस समय हर बार जरूरी नहीं होता है पेशेंट के लिए, लेकिन डॉक्टर्स अभी ज्यादातर के पेशेंट से कह रहे हैं आप सीटी स्कैन करवाइए। ऐसे में पेशेंट क्या करें? देखिए, जो हमारे 80 to 85% पेशेंट्स हैं वो माइल्ड इलनेस होती है, उनको जुकाम, नजला, बुखार हुआ, बॉडी एक्स हुई और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में, बिकॉज सीटी से रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। और ये बहुत डेटा अवेलेबल है नाउ यूएस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो तो यही कहती है कि आप जितना कम करो रेडिएशन एक्सपोजर उतना जरूरी है, क्योंकि बाद में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीटी करा के अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि माइल्ड केसेस में भी लंग्स में माइल्ड पैचेस आ सकते हैं जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। कई लोग इस डर से स्टीरॉयड शुरू कर देते हैं और दवाइयां शुरू कर देते हैं जो ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अगर आप स्टीरॉयड्स दोगे तो वायरल की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा दे रहे हो और सीवियर निमोनिया क्रिएट कर रहे हो। दूसरा इशू यही है कि अगर आपको सीवियर इलनेस होती है, मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी है, तब सीटी का रोल है और तब सीटी करना चाहिए। तो लेकिन वो सिर्फ 10 से 15% लोग हैं।
85% लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड इलनेस होती है और उनको सीटी करने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वो अपने आप को एक्सपोज करा रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, इस वेव में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कब होम आइसोलेशन करें और कब हॉस्पिटल ढूंढने का शुरुआत करें। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस समय कंफ्यूज्ड है, व्हेन टू लुक फॉर अ हॉस्पिटल, कब हम हॉस्पिटल ढूंढे? ये इसके बारे में हमें बताइए कि किस वो क्राइटेरिया को देखते हुए पेशेंट के फैमिली को ये कॉल लेना चाहिए। अगर आपके पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है, अलग कमरा है, अटैच बाथरूम है, तो आप होम, और अगर आपके सिम्टम सिर्फ बुखार है, आपकी सैचुरेशन मेंटेन्ड है, 94 से ज़्यादा है, और बुखार जो है वो दवाई से कम हो रहा है, आप पैरासीटामोल लेने से कंट्रोल हो रहा है, और बीमारी की शुरुआत वाले दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने घर के नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए। हमारी गाइडलाइंस, जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं और टास्क फोर्स की गाइडलाइंस है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अगर आप चाहें तो ड्रग्स लाइक आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करें, बुखार के लिए दवाई लें और आप ठीक हो जाएंगे। अगर बाद में सैचुरेशन आपकी 94 से कम होने लगती है, 93 और या 90 और 93 के बीच में आ रही है, या आपको बुखार बहुत तेज हो रहा है, 5वां 7वां दिन हो गया, बुखार अब कम नहीं हो रहा है, या आपको सुस्ती हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, छाती में बहुत दर्द हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और वो स्थिति हो सकती है जब आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जिनको ऐसी सिचुएशन आती है। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली बुखार की दवाई लेने से, घर का इलाज, घरेलू इलाज करने से ही ठीक हो जाते हैं, और उनको सिर्फ घर में अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने आप से घर पे मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है। कई लोग घर पे स्टीरॉइड्स भी ले रहे हैं, रेमडेसिविर भी ले रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो एकदम जब उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है तो एकदम इमरजेंसी में आते हैं, उनको बेड नहीं मिलता है, और कई दफा तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि घर पे ऐसी चीजें ना करें, इससे नुकसान ज्यादा है, और अगर आप गलत टाइम पे गलत दवाई लोगे तो फिर आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है। इसलिए कोविड ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज अब काफी हद तक इवॉल्व हो गई हैं। 1 साल पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन अब हमारे को काफी आइडिया हो गया। 1 साल में पूरे गाइडलाइंस बन गई, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसलिए गाइडलाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप ट्रीटमेंट दें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी और एम्स ने भी वेबसाइट में अपनी गाइडलाइंस डाली हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और अगर आपको माइल्ड इलनेस है तो घर पे कोई ज्यादा इलाज ना करें। ये याद रखें कि कई दफा कुछ इलाज लेने से नुकसान भी हो सकता है। एक पेशेंट है जिन्होंने ब्लड थिनर्स पहले ही ले लिए जब इंडिकेशन नहीं थी, उनको अल्सर की तकलीफ थी, एकदम पेट में ब्लीडिंग शुरू हो गई और एकदम हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको इंडिकेशन नहीं है दवाई की तो मत लीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, सिस्टम में इस समय बहुत प्रेशर है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 14, 15, 20 दिन बाद भी रिकवर होने के बाद नेगेटिव टेस्ट का वेट करते हैं, वो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करना चाहते हैं एक नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रिक्योर करने के लिए। क्या वो जरूरी है? वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हमारे गाइडलाइंस क्लियरली ये कहती हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और 10 दिन हो गए हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं हुए, टेस्ट किया था आपने, आप पॉजिटिव आए, लेकिन थोड़ा बॉडी एक्स हुआ, उसके बाद कोई सिम्टम नहीं हुआ और 10 दिन हो गए हैं, या 3 दिन एटलीस्ट हुए हैं, और जिस आपको बुखार हुए 3 दिन पहले बुखार हुआ था, अब 3 दिन से बुखार भी नहीं है और 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉन इन्फेक्शियस हैं। ये डेटा काफी एग्रेसिवली देखा गया है, और इस डेटा में 2 चीजें देखी गई हैं। एक तो ये कि जब 7 दिन के बाद जिन लोगों को सिम्टम नहीं थे उनका वायरस आरटीपीसीआर जो किया गया और जो वायरस की कल्चर की गई, तो कल्चर में वायरस आया ही नहीं, और ये उससे पता चला कि जो आरटीपीसीआर में आपके पॉजिटिविटी आ रही है वो डेड वायरस है। दूसरा, एक और स्टडी ने ये देखा कि जो पेशेंट्स क्लोज कॉन्टैक्ट, जो लोग पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे, उन्हीं को कोविड हुआ जो पहले 7 या 8 दिन में क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे। उसके बाद जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे उनमें से किसी को भी कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। यानी कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपको 3 दिन से बुखार नहीं है, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप और किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकते, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आइसोलेशन जो है उसको रोक सकते हैं।
कोरोना के विरुद्ध आयुर्वेद भी एक बहुत बड़ा हथियार है। घरेलू नुस्खे कोरोना के विरुद्ध बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं। बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल भी तैयार कर लिया है, जहां आयुर्वेदिक ढंग से कोरोना को मात देने की तैयारी हो रही है। क्या है ये अस्पताल और उसके अलावा कैसे आप घरेलू नुस्खों से कोरोना को दे सकते हैं मात, हमने बात की है बाबा रामदेव से। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। बाबा सुन पा रहे हैं आप हमें? कैसे हैं? बहुत प्रणाम मेरे भाई सईद अंसारी जी। और मैं आपको सुन पा रहा हूं। और यहां हम हरिद्वार में जो कुंभ मेला में हॉस्पिटल बनाया गया था जी, सईद अंसारी भाई हमारे साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं। हमने उसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। और हमारा प्रयास है यहाँ पर लोगों को बहुत जरूरी होने पर एंटीबायोटिक्स, बहुत जरूरी होने पर उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स, रेमडेसिविर या स्टेरॉइड आदि दिए जाएं। 90 से 99%, 90 to 90%, 99% हमारी कोशिश होगी कि उनको योग से, नेचुरोपैथी से, न्यूट्रिशियस आहार से और आयुर्वेदिक उपचार से, जो हमने लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना नेगेटिव किया इन्हीं चीजों से जी। अब उसका ये संस्थागत रूप से उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के एक बड़ा प्रयास किया, जहां 150 बेड का पूरा हॉस्पिटल है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था है। जिनको बहुत ज़रूरत होगी क्रिटिकल केयर के लिए, उनके लिए यहाँ पर वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। और हमारी कोशिश ये है, प्रथम प्रयास ये है जी कि 90 से 99% लोगों को हम योग, आयुर्वेद, जो नेचुरोपैथी के जो परंपरागत हमारे तौर तरीके थे, उससे उनको स्वस्थ किया जाए। अब जैसे किसी को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड के लिए हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ये खूब कला, ये मुनक्का और ये अंजीर, इनकी चटनी बना करके, इसका काढ़ा बना करके दिया जाता था। अब लोग भूल गए, टाइफाइड होते ही उसको बहुत हैवी दवाइयाँ दे देते हैं और वो सारे केमिकल्स जाकर के पेट में घोटाला कर देते हैं। हमने जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिला करके लोगों का पेट ठीक कर दिया है। ये छोटी छोटी बातें, आज लोगों को भयंकर जो है इन्फेक्शन हो रहा है कफ कोल्ड का। हमने उसके लिए ये स्वासारी गोल्ड तैयार किया। और यहाँ इस पूरे हॉस्पिटल की खासियत ये होगी जी, जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा, और जितना भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है ये पतंजलि योगपीठ के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा सभी रोगियों को। और हमारा प्रयास होगा यहाँ 0% कैजुअलिटी हो। सईद भाई बाबा ये बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं इसकी। और एक और अच्छी बात है कि एलोपैथ और आयुर्वेद का संगम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा कोविड सेंटर है जहाँ पर 150 बेड्स की व्यवस्था है, जहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और ये एक पहला प्रयास है, जैसे आपने कहा, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का। और इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बड़ी पहल की। यहाँ के डीएम साहब ने, यहाँ के तीर्थ सिंह जी मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से होकर के गए। जो आपने पूछा कि बुखार हो जाए तो क्या करें, गिलोय और तुलसी इसका सटीक उपाय है। ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, हमारे यहाँ सदियों से इनका प्रयोग होता था। बहुत क्रिटिकल भी फीवर है तो गिलोय, ज्वरनाशक और महासुदर्शन खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये संजीवनी का सचमुच काम करते हैं। खबरें ऐसी खराब आ रही हैं, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, उनके घरों में कोई बीमार पड़ रहा है। पॉजिटिव रहने के लिए संगीत कैसे सुने जब मन ही शांत नहीं है? तो कुछ उपाय बताइए बाबा कि मन भी शांत करें, पॉजिटिव भी रहें। देखो सईद भाई, मैं आपको पिछले लगभग 15 सालों से जानता हूँ। आपने भी पत्रकारिता से लेकर के, घर परिवार से लेकर के, और अपने प्रोफेशन में बहुत तरह से ऊंची नीची चीज़ों को देखा है। और मैंने एक बार भी सईद अंसारी को कभी भी निराश नहीं देखा। ठीक है, रोहित सरदाना के जिस दिन गए उस दिन मैंने आपकी आवाज़ में एक अलग प्रकार की पीड़ा को देखा। वो तो एक सहज है, वो तो एक मानवीय संवेदना है। लेकिन मैं कहता हूँ, मुश्किल कितने ही ज़्यादा हो हमारे सामने, चुनौतियाँ, समस्याएं, संकट कितने ही विकट क्यों ना हो, लेकिन आखिर रोने से समाधान नहीं होगा।
जिंदगी में हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे बॉडी के भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी हमारे साथ फाइट करते हैं और वो कोरोना को परास्त कर देते हैं। और मैंने देखा जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो मारे जाते हैं। कोरोना कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उनके ऊपर अटैक करता है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिविटी। तो जब पॉजिटिव आदमी होता है तो उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है, एक व्यक्ति में करोड़ों व्यक्ति जितनी शक्ति आ जाती है। उसका शरीर बल, उसका मनोबल, उसका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है, वो पूरा अपने आप में एक्सप्रेस हो जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है उसमें, कंप्लीट बैलेंस होता है। और जो उसके अंग काम भी नहीं कर रहे वह रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता है और मैंने जीवन में देखा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, चाहे जितनी मुश्किल हो, समस्या हो, चुनौतियाँ हो और आपको लग रहा हो कि न जाने अगला श्वास आएगा ही नहीं आएगा, हिम्मत रखिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर से ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर डांटा है। अदालत ने यहां तक कह दिया कि आप आंखें मूंदे रह सकते हैं, हम नहीं। सबसे पहले आप वो सुनिए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा। यह दुखद है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं, ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अदालत किस कदर नाराज है। दिल्ली सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को जवाब दिया कि 138 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए जा रहे हैं और 50 का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप भविष्य की योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सकता है? आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ब्लड बैंक की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाने का सुझाव दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को सुझाव दिया कि वीडियो संदेश से लोगों को ऑक्सीजन इस्तेमाल की जानकारी दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेताओं को सुझाव दिया कि वो लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी न करने की अपील करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा कि ऐसे मौके पर जब दिल्ली में लगातार लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और यही मौत की सबसे बड़ी वजह है, इसके बावजूद आप आंखें बंद करके रह सकते हैं, हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। लिहाजा जरूरी है कि आप किसी भी तरह जैसे भी हो ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू कराएं और जितने उपाय आप कर सकते हैं उतने करें। इसके साथ ही कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि डॉक्टरों का एक पूल बनाया जा सकता है, एक पोर्टल डेवलप किया जा सकता है और इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी ऐसे उपाय किए जाएं ताकि लोग सीधे डॉक्टरों से अपनी परेशानी बता सकें और उसका हल जान सकें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। सरकार से लेकर कोर्ट तक एक्शन में है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। दिल्ली सरकार ने सेना की मदद भी मांगी है, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार अभी कुछ फैसला नहीं ले पा रही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कोरोना के आगे सारे के सारे सिस्टम जैसे खुद बीमार हो गए हैं। देश भर से रोज नए नए संक्रमित और मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, थम नहीं रहा। शोक का शोर फैला हुआ है चारों तरफ। कोरोना की इस जानलेवा रफ्तार को रोकने का एकमात्र विकल्प संपूर्ण लॉकडाउन ही अब दिखाई दे रहा है देश में। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं,
इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद उन कुंज गलियों का हाल देखिए जो कृष्ण मुरारी की भक्ति से कभी सराबोर हुआ करती थी। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर मथुरा में मौजूद हूं और देखेंगे तो इस मंदिर में देश विदेश से रोजाना हजारों लाखों की तादाद में जो भक्त है वह यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी का ये मंदिर भी फिलहाल कर्फ्यू है, इस वजह से बंद पड़ा हुआ है। सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे। अलग अलग जितनी भी गलियां हैं वो पूरी तरह से जो है सूनी पड़ी हुई हैं। यूपी में तो लॉकडाउन है ही, लेकिन आज से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को पास लेना पड़ेगा। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसीलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लोगों से बात करके लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल ही हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को खरी सुनाई थी, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हालांकि इस लॉकडाउन से पप्पू यादव खुश नहीं है। गलतियों को छुपाने के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता लॉकडाउन लगा देते हैं। मैं समझता हूँ लॉकडाउन हो गया ये तो सरकार को सबसे पहले 6,000 रुपया पर व्यक्ति डालना चाहिए। सरकार को बिजली बिल माफ करना चाहिए, सरकार को स्कूल का फीस माफ करना चाहिए, सरकार को रोड टैक्स माफ करना चाहिए। भोपाल में भी 10 मई तक लॉकडाउन वाली सख्ती बरतने के आदेश हैं। देखिए भोपाल का हाल। बीते 4 दिनों के मध्य प्रदेश में यदि कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों पर नजर डालें तो ये इशारा कर रहा है कि लॉकडाउन के चलते अब मामले स्थिर हो गए हैं। अब सरकार की तैयारी यहां से इन मामलों को नीचे ले जाने की है। इसीलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लॉकडाउन है उसे 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक कई शहरों में लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं छिंदवाड़ा और जबलपुर जैसे शहरों में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश भर में कोरोना की रफ्तार भयानक है, हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे बिगड़े हुए हालातों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन। मथुरा से अरविंद ओझा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार से कराह रहा है हमारा पूरा देश। पूरे देश में मरीज बेहाल हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी से हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है। महीने भर से वैसी ही तड़प है, वैसी ही बेबसी है, वैसी ही लाचारी है और वैसी ही बदहवासी है। देश ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत है कि खत्म ही नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर में तो ऑक्सीजन के लिए भागते दौड़ते मरीजों के परिजनों के हाल बेहाल हैं। इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 ट्रकों में ये ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिन्हें यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। इधर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की समस्या दूर की जा सके। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने इस समय है बड़ा सवाल, क्या किया जाए जब ऑक्सीजन की कमी हो। जवाब है एक ऐसी मशीन जो खुद ही ऑक्सीजन बनाती हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वही काम करता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जितने भी इंडिकेटर्स बाहर दिए हुए हैं, उससे अस्पताल के मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन मशीन बना रही है और कितने और ऑक्सीजन की जरूरत है।
छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो, इस समय ज़रूरत है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में डिमांड और सप्लाई में काफ़ी बड़ा गैप आ चुका है। एक समय में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर सकती है और पूरे अस्पताल की 15% ऑक्सीजन की डिमांड को भी मीट कर सकती है। सबको मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तड़प रही है। बावजूद इसके दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी तेजी से हो रही है। सिविल लाइन के एसडीएम ने कमला नगर में एक पीजी में छापा मारा और 8 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों में भी ऑक्सीजन की समस्या जस की तस है। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए जमशेदपुर से ऑक्सीजन मंगवाई गई है। जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 10 कंटेनर लखनऊ पहुंचे हैं। इसमें करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के लखनऊ पहुंचने से लखनऊ वालों की सांस में सांस आई है। इधर गाजियाबाद में ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते इस शख्स के मरीज के लिए आखिरकार ऑक्सीजन का इंतजाम डीएम ने करा दिया। कुल मिलाकर यूं समझिए कि पूरा देश ऑक्सीजन मांग रहा है। जहां भी देखिए मरीज और उसके परिजन सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। कोरोना की इस तूफानी लहर ने हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में लॉकडाउन जरूर लगा दिया गया, मगर बिहार की स्थिति भयानक है। आपको बिहार के मधेपुरा से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि बिहार में किस कदर अव्यवस्था और परेशानियां हैं। आज बिहार के उस अस्पताल की कहानी देखिए जो अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगता है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलती जा रही है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की है वो पूरी तरीके से अब सबके सामने है कि कितनी लचर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कोरोना काल में जिसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल हम इस वक्त मधेपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये भव्य एक भवन देख रहे हैं, बिल्कुल ये 5 स्टार बिल्डिंग के जैसा आप ये कह सकते हैं ये भवन है। बिल्कुल नया भवन है और पिछले ही साल इस भवन का उद्घाटन हुआ है। तकरीबन 800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार उस हॉस्पिटल का सच जानिए, जिसमें मरीज एम्बुलेंस की जगह ऑटो से आते हैं। आज बिहार के उस सुशासन की असलियत देखिए, जिसके सबसे आधुनिक अस्पताल में न ऑक्सीजन है और न डॉक्टर। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है आप बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। तस्वीर देखिए, 5 स्टार होटल जैसा ये अस्पताल लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑटो में आप देखिए एक मरीज यहाँ पहुँचा हुआ है, दम फूल रहा है। जो परिजन है वो अंदर जाके उन्होंने कहा है कि आइए कोई देखने तो आइए, लेकिन कोई देखने तक जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोई देखने नहीं सर, कोई नहीं देखने आ रहा। तो क्या करिएगा अभी मरीज का? अब देखते हैं सर, इसके बाद फिर सोचेंगे। कहीं ले दूसरी जगह ले जाइएगा जी, दूसरे अस्पताल ले जाइए, दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। 7 मार्च 2020 वो तारीख जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और मधेपुरा की जनता से एक वादा किया, दावा किया कि अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिस प्रकार का अस्पताल यह बन रहा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये वादा हकीकत के इम्तिहान में फेल साबित हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल मधेपुरा और आसपास के कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, वो सरकारी अदूरदर्शिता और लापरवाह रवैये से सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है, जिसके बारे में राज्य के गृह मंत्री ने भी जनता पर दावों की बौछार कर दी थी। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया और यह जो अस्पताल बनाया गया है, इसके अंदर
बहुत सारी सुविधाएं हम गरीब लोगों को देने वाले। भगवान नहीं करे कभी किसी को इन सुविधाओं की जरूरत पड़े, सब लोग स्वस्थ रहे, हम लोगों की ऐसी कामना होती है। लेकिन यदि कहीं जरूरत पड़ गया तो अत्याधुनिक सुविधा देने के लिए अब यह अस्पताल सीमांचल और कोसी की धरती की सेवा के लिए आज से शुरू हो गया। ये सारे दावे मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बिहार सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसके कंधों पर कोसी और सीमांचल के आधा दर्जन जिलों में बेहतर इलाज मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। कोरोना के खिलाफ देश में युद्ध जारी है। ऐसे में रेलवे भी आगे आया है। कोच में कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेड कम न पड़े। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जहां दिन ब दिन हालत ये हो रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वेस्टर्न रेलवे के जरिए ये जो पूरा कोच है 19 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाले 2 सीट है उसे आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 2 मरीज आएंगे। साथ ही यहाँ पे मच्छर मैट भी लगाई गई है क्योंकि ये जो ट्रेन है यही स्टेशन पर ही रहेगी। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर ही ये ट्रेन रहेगी और साथ ही जो कूलर है उसे भी लगाया गया है क्योंकि गर्मी जो है वो करीब जो 42 डिग्री को छू रही है। वैसे में सारी जो सुविधाएं हैं वो यहीं पे मुहैया करवाने की कोशिश वेस्टर्न रेलवे के जरिए की गई है। साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पे आएंगे जो मरीज को आइसोलेशन और जिनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन है, जिनको थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए, वैसे मरीज के लिए यहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन का काम है वो जारी किया गया चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है वो किया जा रहा है कि ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द जो मरीज है जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, जिनको आइसोलेशन में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि ये जो कोच है इसके अलावा चांदखेड़ा जो स्टेशन है वहां पे भी करीब 6 कोच को रखा गया है। कुल मिला के 304 बेड का ये एक आइसोलेशन जो अस्पताल है वो यहाँ पे ट्रेन के अंदर शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसके लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पर ही एक मेडिकल काउंटर भी बनाया जाएगा और उसी मेडिकल काउंटर के जरिए यहाँ पे आने वाले जो मरीज है उनकी सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। लोगों की खूब मदद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।